नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दक्षिण में विकास परियोजनाओं की झड़ी। केरल तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगातें, तो वहीं विपक्ष को भी लपेटा। पीएम ने कहा, पश्चिम एशिया संकट पर सियासत कर रहा विपक्ष, राहुल गांधी को बताया राजकुमार। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लोकसभा से जमकर गरजे अमित शाह, राहुल गांधी पर चुन चुन कर बोला हमला। राहुल गांधी के कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाले बयान पर लोकसभा में जमकर हंगामा। रविशंकर प्रसाद के साथ राहुल की हुई तीखी नोकझोंक, बीजेपी नेताओं ने राहुल को सुना डाला। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति केस में जज बदलने की उठाई मांग। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का आज 12वां दिन, तनाव अभी भी जारी। कई देशों में दिखने लगा युद्ध का असर, घर की रसोई तक पहुंची युद्ध की आंच, तेल की दामों में भारी उछाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के विपक्ष पर प्रहार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 2 राज्यों केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहे। इस दौरान वो दोनों राज्यों में करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया, कांग्रेस पार्टी को जमकर सुनाया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राजकुमार केरल और भारत के युवाओं की सोच को नहीं समझते। साथ ही कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया और भारत सरकार खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर रही है, तब कांग्रेस राजनीति और रील बनाने में बिजी है। पीएम ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर भड़काने वाले बयान दे रहा है ताकि संकट को भुनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ग्लोबल संकट के बीच कांग्रेस राजनीति कर रही है। सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ग्लोबल संकट के बीच कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। आज पीएम मोदी ने कांग्रेस की राजनीति को कैसे एक्सपोज किया? देखिए, तमिलनाडु और केरलम, इन दोनों ही जगहों पे जो हमारे हिंदुस्तानी खाड़ी देशों में काम करते हैं, इन्हीं 2 राज्यों से सबसे ज्यादा संख्या में जाते हैं। अब इस चीज को समझिए कि कहां राजनीतिक खेल प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को इसलिए क्रिटिसाइज किया कि आपको याद होगा खामनेई की मौत के बाद भारत का स्टैंड क्या है, खामनेई के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट क्यों नहीं किया। ये ईरान की तरफ खड़े होने के लिए दबाव और उसके खिलाफ राजनीति कर रहे थे। अब वहां पे केरलम के अंदर लोग कहां जॉब कर रहे हैं, माइग्रेशन कहां है, तो खाड़ी के देशों में। दिक्कतें किनको सामना करना पड़ रहा है, तो केरल के परिवारों को। अनिश्चितता किसकी है, कहां डर लगा हुआ है इस युद्ध से, वो केरलम में है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यही बात समझाई कि राहुल गांधी एक इंटरनेशनल आपदा के दौरान भी अपनी घटिया और गंदी राजनीति में जुटे हुए हैं। उनको जनता के बारे में जरा सा भी कोई इल्म नहीं है और ना ही उसके प्रति वो सेंसिटिव है। 1 करोड़ हिंदुस्तानी खाड़ी देशों के अंदर हैं और ये भाई साहब कह रहे हैं कि ईरान के साथ खड़े हो जाओ। जी, चलिए अब बात संसद के बजट सत्र की। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। करीब 4 दशक के बाद एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष के सामने अविश्वास प्रस्ताव आया है। संसदीय राजनीति और सदन दोनों के लिए यह अफसोसजनक घटना है, क्योंकि जो स्पीकर होते हैं वो किसी दल के नहीं बल्कि सदन के होते हैं, पर विपक्ष ने घटिया हरकत की है। अमित शाह ने राहुल गांधी को जमकर सुनाया। संसद में राहुल गांधी की उपस्थिति को लेकर अमित शाह जमकर गरजे हैं। बड़ा दमदार भाषण अमित शाह की तरफ से दिया गया। भाई गजब हो गया आज तो। अमित शाह जिस तरीके से आड़े हाथ लिए राहुल गांधी को, राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई और हंगामा भी बहुत बेहतरीन हो गया। इतना बवाल मचा, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। ये क्यों हुआ? क्योंकि बोलते बोलते वो बोल गए कि ये किस तरीके के आदमी हैं कि ये कभी जाकर के आंख मारते हैं, कभी जो है वो गले लिपट जाते हैं,
वो ये कह रहे थे कि ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि उन्हें बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, और बोलते बोलते एक तकिया कलाम उनके मुंह से निकल गया, बस बवाल मच गया। लेकिन टेक्निकल बात क्या है? टेक्निकल बात जो अमित शाह ने बताया कि ये जो संसद में जो काम होता है वो नियमावली के तहत होता है। स्पीकर का जो वर्डिक्ट होता है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस भी उसके ऊपर सवाल नहीं खड़े कर सकते, ऐसी व्यवस्था बनी है, और इसलिए उनका फैसला सर्वमान्य होना चाहिए। लेकिन आप नियम से अलग होकर के, हट के, नियम को तोड़ के आप बोलना चाहते हो तो रोकने का काम भी होता है। उन्होंने बहुत सारे इंस्टेंस गिनाए कि जब वो खुद गृह मंत्री या प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे होते हैं, बीच में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ जाता है तो उनको बिठा दिया जाता है, विपक्ष को बोलने दिया जाता है। ये तो पूरा प्रक्रिया का एक हिस्सा है। राहुल गांधी इसी चीज को समझ नहीं रहे थे। ओवरऑल हुआ यही कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति, आप देखिए क्या उन्होंने कहा कि यहां इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा होते रहती है और ये जर्मनी भाग जाते हैं। तो एक नॉन सीरियस एलओपी को जमकर आज लताड़ा गया है, उनको उनकी जगह दिखाई गई है। जी, तो अमित शाह ने विपक्ष पर चुन चुन के वार किए, तो वहीं राहुल गांधी ने कई बड़े आरोप लगाए। राहुल गांधी ने आज लोकसभा में कहा कि हम जब भी बोलने को होते हैं हमें रोका टोका जाता है, कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया, हर समय हमें बोलने से रोका गया। राहुल ने कहा कि आखिरी बार बोलते हुए मैंने प्रधानमंत्री की ओर से कॉम्प्रोमाइज का मुद्दा उठाया था। सदन देश का प्रतिनिधित्व करता है, पहली बार विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया गया, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस पर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को जमकर सुना डाला। रविशंकर ने विपक्ष के नेता को कैसा होना चाहिए सारे नियम कानून कायदे बता डाले। तो अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बताया। अपनी बेइज्जती से राहुल गांधी बुरी तरह से आज भड़क उठे। सर, आज तो जोरदार बेइज्जती हो गई राहुल गांधी। देखिए, होगी, आपको नियम कानून पालन करना नहीं है। अभी ये जो सदन के अंदर भी रो रहे थे, बाहर भी आकर के मीडिया में आकर के रोना शुरू कर दिया उन्होंने कि हमें बोलने नहीं दिया गया। हमें ये बस यही बताना चाहते हैं कि मुझे बोलने से रोका जा रहा है, मैं इतना पावरफुल स्पीकर हूं कि मेरे बोलने से सरकार डर जाती है। ये इनके दिमाग में किसी ने फीड कर दिया है। अब बोलने क्यों दिया जाए आपको? 10.5 घंटा का पूरा डिस्कशन 13.5 घंटा 14 घंटा चला। आपको टाइम अलॉट किया गया, कांग्रेस पार्टी को टाइम दिया गया ना, आप उसमें टाइम लेते, आप बोलते, आप उसमें हिस्सा नहीं ले रहे, बोल नहीं रहे। और जब पूरा प्रपोजल ही इस बात के लेकर के है कि एलएपी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम स्पीकर को हटाना चाहते हैं, तो आपका नाम तो लिया ही जाएगा। और आपका जब नाम लिया जा रहा है तो ऐसे ही आपको अधिकार नहीं कि गांधी परिवार के आप राजकुमार है तो आपको जो है नियम कानून हटा करके आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर किया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप लेते हो ना, कोई नियमावली को आप इंकित करते हो, ना बताते हो कि किस पॉइंट को आप रेज करना चाह रहे हो, आप उठ करके भाषण देना चाहते हो। ये तरीका थोड़ी है, नियम कानून से चलेगा। अगर आपको बोलना था तो गौरव गोगोई को जितना टाइम दिया आप बोलते क्या हम बोलेंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे और आप डिस्टर्ब करने के लिए सामने वाला कुछ बोल रहा है उसमें बीच बीच में खड़ा होकर के आप कमेंट्री चालू करोगे, ये तो अलाउ नहीं किया जाएगा। और इसलिए ये जो बार बार ये रोना धोना कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें बोलने नहीं दिया जाता, तो अनुराग ठाकुर ने सही कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। और जिस तरीके से आज उनको मुंह की खानी पड़ी है और बेइज्जत होकर के सदन से बाहर जाना पड़ा है, ये उनको इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका है कि आपकी राजनीति आपके लिए कितना खराब होते जा रही है। जी, तो राहुल गांधी की सारी रणनीति फिर एक बार फेल हुई। संसद में राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हुई। तो वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में नया मोड़ सामने आया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत इस केस के कई अन्य आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक संयुक्त पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में मांग की गई है कि शराब नीति से जुड़े मामलों की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से हटाकर किसी दूसरी निष्पक्ष बेंच को सौंपी जाए।
आरोपियों का कहना है कि न्याय की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए बेंच का ट्रांसफर होना बेहद जरूरी है। सर, आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि बेंच को बदल दिया जाए? किस बात का डर है? देखिए, आम लोगों से पूछिएगा तो लोग कहेंगे कि वो अच्छा, जिन्होंने आपके समर्थन में फैसला सुना दिया वो निष्पक्ष हो गया, और जिसने नोटिस दे दी वो जो है आपके खिलाफ हो गया, वो निष्पक्ष नहीं रहा। तो ऐसे चलेगा काम? ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि लगता है कि वो दूसरे जजेस मैनेज हो गए थे, ये मैनेज नहीं हो पाए, इसलिए जो है इनको डर लग रहा है। अब बात बहुत ही सिंपल है कि आप जजेस बदलना क्यों चाह रहे हो, इसका कोई तर्क आप बताओ। ऐसा कोई तर्क तो देना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने से कि जनता का भरोसा बनाने के लिए निष्पक्ष, भाई कल दूसरा कोई आ जाएगा तो क्या गारंटी है कि वो निष्पक्ष नहीं होगा या निष्पक्ष होगा या जनता का विश्वास पैदा हो जाएगा। मतलब आपको पहले से ही, वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको समझ में आ गया है कि हाईकोर्ट में इनकी दाल नहीं गलने वाली, फिर से इनको तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, इसलिए ये पैंतरेबाजी हो रही है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का आज 12वां दिन है। युद्ध का असर केवल इन देशों तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि दुनिया के कई देश इसके दायरे में आ चुके हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव से गैस आपूर्ति का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इस चुनौतीपूर्ण हालात से निपटने के लिए भारत की तैयारी पूरी है, पर कई देशों में युद्ध का असर साफ साफ नजर आ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, विश्व में गैस के दाम बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में ये संकट और बड़ा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स के बंद होने से जहाज फंसे हैं, जिसके कारण शिपिंग के दाम बढ़ेंगे, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ेंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा, हवाई यातायात और महंगा भी हो सकता है। सर, अब तो युद्ध का असर भी कई देशों में देखने को मिल रहा है। क्या इसका असर भारत में होगा? क्या पैनिक होने की जरूरत है? देखिए, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं। भारत इसमें बहुत पैसे कमाने जा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है भारत कमाएगा। समझ लीजिए क्यों। एक तो हमारे पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है, और जो एक्सपर्ट्स की बैठक कल रात हुई, सरकार की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम हिंदुस्तान में नहीं बढ़ाए जाएंगे। पूरी दुनिया में बढ़ गई, कीमत जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने यह फैसला किया है कि हम नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? इसके 5-6 रीजन समझ लीजिए। हिंदुस्तान, ये मिडिल ईस्ट बंद हुआ, उसके अलावा, इस रूट के अलावा हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी काम कर रही है। अभी 24-25 देशों से हम ऑयल हिंदुस्तान लेकर के आ रहे हैं, प्लस हमने रूस से जो पहले हम लेते आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा ऑयल हम अब वहां से लाना शुरू हम लोग कर चुके हैं। और कीमत रूस के साथ जो हम डील करके लेकर के आ रहे हैं ऑयल, ये पुरानी कीमत के ऊपर ही चल रहा है। ये जो दाम बढ़ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा हमें नहीं दिया जाएगा। ये है हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का कमाल। लेकिन 2-3 चीजें हैं समझने की। लंबा चलेगा तो कुछ इंपैक्ट हो सकता है। दूसरी चीज, ये जो गैस बहुत सारी जगह किल्लत आ रही है, गैस की किल्लत इसलिए हो रही है कि बाकी सारी चीजों को तो हम स्टोर कर सकते हैं, क्रूड ऑयल को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन गैस ऐसी चीज है जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता। वो आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसको लेकर के कुछ स्ट्रेटजी भारत में जरूर बनाई जा रही है। अभी फिलहाल कुछ पाबंदियां कुछ कुछ जगह पे लगाई गई है, लेकिन जो सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि आम लोगों तक ये समस्या नहीं पहुंचने दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।